हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग रिसेशन, स्लो डाउन तथा डिप्रिसिएशन को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि अभी जो देश में या वैश्विक स्तर पे जो रिसेशन की बात हो रही है, तो उसी से संबंधित जो कुछ मूलभूत जानकारियां हैं, उसी जानकारियां को हम लोग आज चर्चा करेंगे। डिप्रिसिएशन यानी कि अवसाद, इसको मंदी कहते हैं, और इसको स्लो डाउन यानी कि धीरे धीरे घटते दर से बढ़ना, घटते दर से बढ़ना। हम लोग यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यानी कि जो अभी स्लो डाउन ये जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये जीडीपी ग्रोथ के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है कि जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन है, जीडीपी ग्रोथ यानी कि रिसेशन के मोड में चल रहा है और डिप्रिसिएशन के मोड में चल रहा है। तो हम अगर स्लो डाउन की बात करते हैं तो हम एक स्लो डाउन को समझने के लिए हम भारत के संदर्भ में उदाहरण लेना चाहते हैं, जैसा कि 16, 17, 18, 19, 20, 21 की हम बात करें तो 16-17 का हम ग्रोथ रेट देखते हैं तो 8.3% था, 17-18 का 7.1% था, 18-19 का 6.1% था, 19-20 का 4.2% था और 20-21 का अभी फर्स्ट क्वार्टर का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आया है जो कि 23.9% माइनस में है। अभी सेकेंड का आना है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर की जब हम बात करते हैं तो पूरे साल को 4 क्वार्टर में बांट दिया गया है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि जब हम वित्तीय वर्ष की बात करते हैं, तो वित्तीय वर्ष हमारे देश का है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये मेरा वित्त वर्ष है। अगर आरबीआई की वित्त वर्ष की बात करें तो 1 जुलाई से शुरू होती है, अगर एग्रीकल्चर की वित्त वर्ष की बात करें तो 1 जुलाई से शुरू होती है। तो हमारी जो वित्त वर्ष की शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल से शुरू होती है। तो यहाँ फर्स्ट क्वार्टर की जब हम बात करेंगे तो यानी कि अप्रैल, मई और जून, यानी कि इस 3 महीने में हमारे देश में जो कुल वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हुआ है, इस 3 महीने में हमारे देश में जो कुल वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हुआ है वो पिछले वित्त वर्ष यानी कि 19-20 वित्त वर्ष के फर्स्ट क्वार्टर से 23.9% कम हुआ है। यानी कि हम बात करेंगे 19-20 का फर्स्ट क्वार्टर की जब बात करेंगे, यानी कि 19-20 का फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा तो अप्रैल, मई, जून में अगर हम मान लेते हैं 100 रुपए का उत्पादन किए थे तो हमारा 20-21 का जो अप्रैल, मई, जून है, इसमें हम 100 रुपए का उत्पादन नहीं करके और निगेटिव में चले गए, यानी कि 23.9 रुपीज कम उत्पादन किया, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं कि 76 रुपया का ही उत्पादन किए थे। तो ये उत्पादन नहीं होने के पीछे हम लोग देख ही रहे हैं कि पूरा देश अभी कोरोना पैंडेमिक से लड़ रहा है, तो यही कारण है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो अभी भारत की स्थिति जो स्लो डाउन वाली स्थिति है, तो हम लोग जो अपने को संतुष्ट करने के लिए या सरकार जो प्रस्तुतिकरण कर रही है कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो अभी हम लोग स्लो डाउन में जा रहे हैं, स्लो डाउन तो ठीक है, ये तो निगेटिव ग्रोथ रेट यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, लेकिन स्लो डाउन तो हम लोग बहुत पहले से ही जा रहे हैं। जो बहुत बड़े स्तर पे कुछ आर्थिक निर्णय लिए गए थे, इकोनॉमिक डिसीजंस लिए गए थे, जैसे 2016 में नोटबंदी करना, यानी कि विमुद्रीकरण करना, नोटबंदी नहीं बोलना उचित है, विमुद्रीकरण उसको कहा जाता है, यानी कि जो करेंसीज होते हैं उसको लीगल टेंडर मनी हटा लिया जाता है, लेकिन वो लीगल टेंडर अब नहीं रह जाता है। फिर 2017 में जीएसटी का लागू होना, ये दोनों बहुत बड़े स्तर पे स्लो डाउन को प्रभावित किए हैं, यानी कि ये कारण रहे हैं स्लो डाउन होने के। क्योंकि यहाँ पे नोटबंदी होने से, जीएसटी आने से
काफी बड़े स्तर पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग थे, इनकी परचेजिंग पावर में कमी हो गई है, इनकी क्रय शक्ति क्षमता में कमी हो गई है। और जैसा कि हम विभिन्न वीडियो के माध्यम से आप लोग से चर्चा करने का प्रयास किए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था है। जैसे आप अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करते हैं तो जैसे हम ही लोग का एक 5 सदस्यों का एक परिवार है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी परिवार की अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारी परिवार की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो ऐसा हो सकता है कि हम जो भी घर में उत्पादन करते हैं उस उत्पादन को अपना ही उपभोग कर जाते हैं। ये भी हो सकता है कि हम उतना उत्पादन करते हैं कि हम किसी दूसरे को शेयर करते हैं, बेचते हैं। तो हमारी यानी कहने का मतलब कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि हम जो उत्पादन करते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट हम खुद उपभोग करते हैं। ये मेरी एक निगेटिव है। लेकिन वही कुछ अन्य देशों की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, तो वो उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था ना होकर के एक्सपोर्ट आधारित अर्थव्यवस्था है। वहां एक्सपोर्ट आधारित अर्थव्यवस्था है, यानी कि अब वो अपने देश में सरप्लस उत्पादन कर रहा है और सरप्लस उत्पादन को वो अन्य देशों में बेच करके फॉरेन करेंसी को प्रदान कर रहा है। वो स्थिति हमारे देश के साथ नहीं है। तो हमारी इकोनॉमी कंज्यूमर बेस्ड है और लगभग 96% के आसपास, 94% के आसपास लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए हैं। और ये जो विमुद्रीकरण किया गया तथा नोटबंदी जो हुआ, ये सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही प्रभावित किए, जिसका नतीजा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्लो डाउन हम लोग देखने को मिल रहा है। यह स्लो डाउन का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रहा है लेकिन घटते हुए दर से। जैसे इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लिए इस 2017 में 100 रुपए का उत्पादन हुआ, 2018 में 110 रुपए का उत्पादन हुआ, यानी कि यहाँ पे 10% में ग्रोथ हुआ। 2019 में हम बात करें तो 115 रुपए का उत्पादन हुआ। तो यहाँ पे मेरा ग्रोथ रेट कितना था? तो 10% से बढ़ा था। लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ने का दर है? तो 5, यानी कि 10 से 5 हो गया, यानी कि करीब करीब 5 से 6% के आसपास ग्रोथ रेट हुआ। 5 से 6% के आसपास। तो मेरा यहाँ पे ग्रोथ रेट है 10, यहाँ 5 हो गया। फिर अगर बात करें तो 100 मान लीजिए 20 रुपए का उत्पादन हुआ, तो मेरा उत्पादन तो बढ़ ही रहा है, यानी कि मेरा जीडीपी तो बढ़ ही रहा है। जब हम उसको कुल जीडीपी देख रहे हैं तो यहाँ पे तो 100 रुपए का उत्पादन हुआ, 110 का हुआ, 115 का हुआ, 120 का हुआ। लेकिन उत्पादन जो हो रहा है वो जो बढ़ने की दर है, पहले 10% से ज्यादा उत्पादन हो रहा था, 5% हो गया, अब 4% हो गया। ये जो बढ़ने की दर है, इस दर में कमी आई है। ये जो बढ़ने की दर है, जब दर में कमी आती है उस स्थिति को स्लो डाउन करते हैं, उस स्थिति को स्लो डाउन कहा जाता है। तो भारत में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। ये स्थिति क्यों देखने को मिल रही है, इसका हमने जो कुछ मुख्य रीजन जो हम लोग देखे वो है नोटबंदी, यानी कि विमुद्रीकरण तथा जीएसटी का लागू होना, जिससे काफी बड़े स्तर पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रभावित हुए हैं, जिससे उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। अब परचेजिंग पावर कम होगी तो वो फिर क्या करेंगे? मांग नहीं करेंगे। अगर मांग नहीं करेंगे तो जो आपूर्ति करता है ये फिर क्या करेगा? उत्पादन नहीं करेगा। और जब उत्पादन ही नहीं होगा तो फिर जीडीपी ग्रोथ कैसे होगा? यानी कि उत्पादन को ही ना जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, यानी कि उत्पादन में बढ़ोतरी होने की प्रक्रिया को जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। अब उत्पादन किसको कहते हैं? यानी कि प्रोडक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन इज ए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी कि हम लोग किसी वस्तु एवं सेवा का जो उत्पादन करते हैं वो उत्पादन का तात्पर्य होता है हम लोग उसको उपभोग योग्य बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं लेना चाहता हूँ लकड़ी का, पेड़ का। तो पेड़ का डायरेक्ट हम लोग उपभोग नहीं कर सकते हैं। पेड़ को जो उस व्यवसाय से लगे हुए हैं, उस पेशा से जो लगे हुए व्यक्ति हैं, उस पेड़ को जंगल से काट करके लाते हैं, उसको कुर्सी बनाए, जो भी लकड़ी का फर्नीचर बनाए, उसको यानी कि उपभोग योग्य बनाते हैं। तो वही जो उपभोग योग्य बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही उत्पादन होती है। यहाँ पे क्या लिखा? प्रोडक्शन इज ए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उपभोग योग्य बनाने की प्रक्रिया को प्रोडक्शन कहते हैं।
अब रिसेशन के बारे में अगर बात करें, रिसेशन, तो रिसेशन के संदर्भ में अगर किसी भी देश की, किसी देश में लगातार दो तिमाही अगर नकारात्मक ग्रोथ रेट हो, नकारात्मक वृद्धि दर हो, तब वैसी स्थिति को रिसेशन कहते हैं। अब जैसे मानिए हमारे देश में भी उत्पादन मानिए 100 रुपए का हो रहा था 17 में, अगले साल उत्पादन मानिए 95 रुपए का हुआ, फिर अगले साल उत्पादन 90 रुपए का हुआ, अगले साल उत्पादन 80 रुपए का हुआ। तो यहाँ पे जो उत्पादन की जो दर है, जो दर बढ़ने की जो दर होनी चाहिए थी, ये घटने की दर है कि इस साल में 100 का उत्पादन हुआ, अगले साल में 95 का उत्पादन हुआ, उससे अगले साल में और कम का उत्पादन हुआ। तो ये जो बढ़ने की जो दर है ये क्या है, नकारात्मक है ना, यहाँ नकारात्मक ग्रोथ रेट दिख रहा है, नकारात्मक दिख रहा है। इसी को अगर 2 क्वार्टर यानी कि लगातार 2 तिमाही तक यही स्थिति रहती है, यानी कि लगातार 6 महीने तक अगर किसी भी देश में जो नकारात्मक ग्रोथ रेट से अगर इकोनॉमी बढ़ती है, वैसी स्थिति को रिसेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करें अवसाद की बात करें, डिप्रेसेशन की बात करें, तो डिप्रेसेशन अगर लगातार 3 वर्षों तक 10% या उससे अधिक नकारात्मक ग्रोथ रेट हो, तब वैसी स्थिति को डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी कि अवसाद की स्थिति कहते हैं। अब भारत के संदर्भ में बात हो रही है कि भारत में अवसाद की स्थिति है कि रिसेशन की स्थिति है कि स्लो डाउन की स्थिति है। तो भारत में अभी अवसाद तो लगातार 3 वर्षों तक, जैसे कि अभी तक अमेरिका में ही केवल अवसाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो 1929 से 33 तक अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। तो अभी अगर भारत के संदर्भ में अगर बात करते हैं या पूरे वैश्विक अगर हम बात करते हैं, पूरे वैश्विक बात करते हैं, तो कुछ देशों में रिसेशन आ गया है। जैसे फ्रांस में कोरोना के चलते रिसेशन आ गया है, क्योंकि फ्रांस में जो हम लोग का अभी फर्स्ट क्वार्टर का जो निगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है, तो फ्रांस में जो उनका 4th क्वार्टर, यानी कि फ्रांस का 4th क्वार्टर क्या था, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, वहां पे जनवरी, फरवरी, मार्च में ही नकारात्मक ग्रोथ रेट यानी कि 6% की दर से वो नकारात्मक ग्रोथ रेट को हासिल किए थे। तो अब अगर हम इस परिभाषा के आधार पर अगर हम बात करें फ्रांस के संदर्भ में, तो एक तो फ्रांस का 4th क्वार्टर यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च वो भी निगेटिव में था। दूसरा अभी जो अभी आया है डाटा, अभी कुछ दिन पहले जो डाटा आया है कि अप्रैल, मई, जून उनका वो भी नकारात्मक रहा। अगर हम फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस में मंदी की स्थिति आ गई है, रिसेशन की स्थिति आ गई है। लेकिन भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत को ये अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि जो 2nd क्वार्टर का फिर जो डाटा आने वाला है ये भी नकारात्मक में रहेगा, ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी हो सकता है, इसलिए कि भी कोरोना का जो इम्पैक्ट है ये अभी उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हो रही है, अभी भी कोरोना दिन प्रतिदिन संख्या में वृद्धि हो रही है। ये अलग बात है कि लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, लेकिन इसमें वृद्धि हो रही है, कोरोना में वृद्धि हो रही है। तो ये अभी कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन जो विभिन्न एजेंसीज हैं, एजेंसी का ऐसा अनुमान है कि ये जो 2nd क्वार्टर भारत का होगा वो भी नकारात्मक ग्रोथ रेट से ही गुजरेगा। तो जब ये भी 2nd ग्रोथ रेट भी नकारात्मक आ जाएगा, तब हम लोग यहाँ की स्थिति को छोड़ करके हम लोग यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। भारत में रिसेशन की स्थिति देखने को मिल रहा है, कि मंदी की स्थिति देखने को मिल रहा है, क्योंकि मंदी कहते हैं जब 2 तिमाही लगातार नकारात्मक ग्रोथ रेट हो, वैसी स्थिति को रिसेशन कहते हैं।
लेकिन रही बात डिप्रिसिएशन की, तो अभी डिप्रिसिएशन लगातार 3 वर्षों तक अगर 10% या उससे ज्यादा नकारात्मक ग्रोथ रेट हो, तो ये तो मेरा अभी नकारात्मक ग्रोथ रेट यहाँ 23 में 9% है, लेकिन अगले साल ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि अगले साल रिवाइवल होगा या उसके अगले साल फिर पुनः हम लोग पुराने स्टेज पे आ जाएंगे, काफी इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी जो पूरे व्यवस्था को हम लोग रोक दिए थे, वो फिर जब उत्पादन क्षमता में अपना लगेगा, वो लोग एक्टिविटी में लगेगा, तो स्वाभाविक उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको देख रहे हैं कि हमारा स्लो डाउन होने के पीछे कारण क्या था, तो हमने कहा कि कुछ मुख्य कारण था 2016 में लिया गया निर्णय, 2017-18 में 17 में जीएसटी का लागू होना। अगर फिर हम बात करें तो 2018 में फिनेंशियल क्राइसिस की हम बात कर सकते हैं, फिनेंशियल क्राइसिस की, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि 2018 में वित्तीय संस्थान में काफी बड़े स्तर पे स्कैम पकड़े गए, बड़े स्तर पे स्कैम पकड़े गए और काफी बड़े बड़े बैंकों घोटाला हुआ। तो ये भी एक कारण है यहाँ पे स्लो डाउन होने के पीछे। रिसेशन के पीछे कारण क्या है, तो हम लोग अभी जो वर्तमान में देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से मेरा निगेटिव ग्रोथ रेट हुआ है। अगर ग्रेट डिप्रेशन की बात करते हैं अमेरिका में जो आई थी, तो इसके पीछे अमेरिका के कारण था कि कुछ हम अर्थशास्त्री का नाम लेना चाहेंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक्स यानी कि इंडियन इकोनॉमी में हम लोग को नहीं जानना है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लेना चाहूंगा कि एक पुस्तक प्रकाशित होती है 1803 में, ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, और उसका राइटर है जेबी से, जो कि एक वो फ्रांस के अर्थशास्त्री हैं। तो उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिस सिद्धांत का नाम है कि सेज लॉ ऑफ मार्केट, बाजार का नियम, सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो उनके सिद्धांत के अनुसार उनका कहना था कि जितने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले देश हैं, वहां पे कभी बेरोजगारी आ ही नहीं सकते हैं, वहां पे कभी बेरोजगारी आ ही नहीं सकते हैं। और उनकी जो मान्यताएं थी, उनकी जो सिद्धांत थी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ये कुछ मान्यताएं वो चल रहे थे। और उनका भी कहना था कि सप्लाई और डिमांड जो है स्वतः अपना इफेक्टिव मांग को बराबर कर लेते हैं, यानी कि वहां पे कोई इंटरफेरेंस यानी कि सरकार की इंटरफेरेंस की कोई बात ही नहीं करते थे। वो लेजिस्लेचर के सिद्धांत को, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया सिद्धांत था, उस सिद्धांत को वो फॉलो करते थे। तो अमेरिका में जो मंदी डिप्रेशन आने के कारण था कि 1920 के दशक के बाद अमेरिका में काफी बड़े स्तर पे जो मनुष्यों की मूलभूत जो आवश्यकताएं थी, उसका काफी बड़े स्तर पे डिमांड हुआ। जैसे ही कोई व्यक्ति अगर लोअर इनकम ग्रुप से मध्यम इनकम ग्रुप में प्रवेश करता है, तो उसको जो इनकम हासिल होती है, उस इनकम का कुछ अधिकांश भाग को वो कुछ लग्जरियस आइटम्स की तरफ शिफ्ट करता है। यानी कि जो एक मूलभूत आवश्यकताएं को अचीव कर रहा था, जैसे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो वो थोड़ा लग्जरियस उपभोग की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, 1920 के बाद में काफी बड़े स्तर पे जो निम्न दर्जे के लोग थे, जो निम्न इनकम ग्रुप वाले लोग थे, उनकी इनकम में बढ़ोतरी हुई। अब बढ़ोतरी होने से वो लग्जरियस आइटम्स की तरफ मूव करते हैं। अब लग्जरियस आइटम्स में जैसे फ्रिज का उत्पादन हुआ, एसी का उत्पादन हुआ, काफी बड़े स्तर पे होना शुरू हुआ। जब काफी बड़े स्तर पे हुआ तो काफी उसका माने डिमांड काफी हुआ, काफी डिमांड हुआ। अब काफी डिमांड हुआ, काफी सप्लाई हुआ। अब काफी सप्लाई होती, इकोनॉमिक बूम आया। अब बूम आया, फिर ये 1928 तक ये प्रक्रिया चलती रही और ये अचानक फिर स्लैश करता है। ये प्रक्रिया स्लैश यानी कि डाउन होना शुरू हो जाता है। तो वो ऐसा डाउन होता है कि लगातार 3 वर्षों तक, लगातार 29 से लेकर के 32-33 तक वो नकारात्मक ग्रोथ रेट में चला जाता है, नकारात्मक ग्रोथ रेट में चला जाता है। और उसके नकारात्मक ग्रोथ रेट 1938-39 तक देखने को मिलता है। तो वहां पे ये कारण था कि वहां पे जो डिप्रेशन हुए थे वो मांग में कमी की वजह से हुए थे। अब यहाँ क्या हुआ कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि उत्पादन बहुत, सरप्लस उत्पादन हो गया। अब सरप्लस उत्पादन जब हो गया तो जो कंपनियां थी वो अपने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी। और जब छटनी शुरू हुई तो बड़े स्तर पे लोग बेरोजगार हो गए। और जब बड़े स्तर पे लोग बेरोजगार होंगे तो उनकी जो क्रय शक्ति क्षमता होगी वो क्षमता नष्ट हो जाएगी। तो फिर स्वतः वो नए वस्तु का उपभोग नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे। तो यही प्रक्रिया है कि जो थी ये चेन गड़बड़ हो गया, इनकी ये साइकिल गड़बड़ हो गया, जिसका नतीजा हुआ कि ग्रेट डिप्रेशन में फंस गया। तब 1933 में जाकर के वहां के राष्ट्रपति बनते हैं रूजवेल्ट।
तो रूजवेल्ट साहब ने जॉन मेनार्ड केन्स को, जो कि ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उस समय, उनको फिर हायर किए और बुलाए और उनसे ये जानकारी हासिल किया कि हमारे देश में डिप्रेसेशन का कारण क्या है। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने उनको ये चीज की जानकारी दी कि आपकी मांग में कमी होने की वजह से, यानी कि आपकी मांग में कमी हो गई, मांग बहाल किया जाए। तो उन्होंने मांग बहाल करने के लिए कुछ थ्योरेटिकल कुछ सिद्धांत दिए, जैसा हम लोग सुनते हैं कि डॉलर को छाप करके देने की बात की गई। तो वहां पे डॉलर को छाप करके देने की जो बात की गई कि डॉलर छापिए, शाम को सारे लेबर को डॉलर दीजिए, यानी कि डिमांड को क्रिएट करना है। और उन्होंने जो जेबीसी के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, उसको उन्होंने त्याग दिया और उनका सिद्धांत था कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन अप्लाई, यानी कि अगर डिमांड रहेगा बाजार में तो स्वतः प्रोड्यूसर जो होंगे, जो सप्लाई होंगे, स्वतः वो सप्लाई करने आ जाएंगे। लेकिन अगर मांग ही नहीं रहेगी तो कोई सप्लाई नहीं आएगा बेचने के लिए। तो यानी कि उन्होंने डिमांड पक्ष को ज्यादा महत्व दिया। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत थे, क्लासिकल थ्योरी के जो विचारधारा के लोग थे कि सप्लाई क्रिएट्स डिमांड, उसको उन्होंने त्याग करके डिमांड को उन्होंने फोकस किया। और इस तरह वहां पे जो रूजवेल्ट के द्वारा जो कुछ न्यू डील पॉलिसी लाई गई, चीप मनी पॉलिसी लाई गई, जो डॉलर छापने की जो व्यवस्था थी, प्रोपोर्शनल सिस्टम जो थी, उसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम में कन्वर्ट किया गया। और मेन वहां पे डिमांड को बहाल करने के लिए, लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसका नतीजा हुआ 1940-41 तक ये पुनः अमेरिका अवसाद से बाहर निकल गया। और एक और भी कारण था कि 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होना, जिससे बड़े स्तर पे अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा मिलिट्री पे खर्च किया गया। और मिलिट्री पे खर्च आने से फिर मिलिट्री का काफी बड़े स्तर पे डिमांड होना शुरू हो गया, यानी कि लड़ाई लड़ने वाले इक्विपमेंट्स की काफी बड़े स्तर पे मांग हो गई, जिससे वहां पे मांग क्रिएट हो गया और पुनः अवसाद से देश निकल गया। थैंक यू।